नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेडा में। दोस्तों अब यहाँ पर आज से आपका पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको मनोविज्ञान, हिंदी और ईवीएस का यानी इन्वायरमेंट का तीनों का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगातार करवाया जा रहा है। जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं वह आपका यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, एमपी टेट जितने आपके शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज बहुत तेज़ी के साथ और हर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। जितने आपके नए क्वेश्चंस हैं, जितने आपके पुराने क्वेश्चंस हैं, हम हर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना आता है। यानी जो आपका वायुदाब नापने वाला यंत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी हम लोग किस यंत्र से वायुदाब को नापते हैं। आपको इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका सही है, आपको बताना है क्या होगा आपका बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर या फिर आपका होगा थर्मामीटर। दोस्तों बताइए आपका इन चारों में से कौन सा होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि आपका हो जाएगा आंसर बैरोमीटर। ओके दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है बीटी कपास क्या है। बीटी कपास आपका क्या होता है, आपको बताना है आपका बीटी कपास क्या होता है। वो आपका संकर पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है, प्राकृतिक या फिर औषधीय। बताइए दोस्तों आपका इन चारों में से क्या होगा। आपको बता दें कि अगर हम लोग उत्तर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी, यानी आपका बीटी का पास आपका एक ट्रांसजेनिक पौधा है, इसलिए आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। यानी आपको बताना है कि किसकी वजह से अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों, किसकी वजह से अम्लीय वर्षा होता है। SO2, HCl, H2S या फिर N2। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं बताता है तो आप लोग जान जाइए। इसकी वजह है SO2। जो आपका ताजमहल का रंग हल्का पीला पड़ रहा है उसकी वजह कौन सी है, इसकी वजह है आपका SO2। इसी की वजह से जो आपके अम्लीय वर्षा होते हैं, अम्लीय वर्षा आपके होते हैं SO2, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादन कौन सा है। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। ओके दोस्तों, उसमें कटिबंधीय वर्षावन, उसमें कटिबंधीय वर्षावन, ना आपका टुंडा होगा, ना आपका मरुस्थल, ना आपका होगा सवाना। ओके दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, उसमें कटिबंधीय वर्षा। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग किया जाता है। यानी कौन सा केमिकल है कि जिससे हम लोग आम को पकाते हैं। कल आपने देखा होगा कच्चे आम को या फिर कच्चे केले को तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद उसको रसायन के द्वारा पकाते हैं, फिर वह मार्केट में बिक जाता है। कहीं ना कहीं वह हम सबके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन क्या करोगे, लोग पकने से पहले उसे तोड़ लेते हैं और उसे पकाने के बाद केमिकल से बाजार में बेच देते हैं। तो इसकी वजह आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके दोस्तों, ये आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यह एक ऐसा केमिकल है जो कच्चे पदार्थ को पकाने के लिए काम आता है। आपका केला हो गया, आपका आम हो गया, आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कौन सी बीमारी
प्रदूषित जल पीने से फैलती है, यानी गंदा पानी पीने से आपका कौन सा बीमारी आपके बॉडी में हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गंदे पानी पीने से आपके कौन सी बीमारी होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें आंसर नंबर सी। ओके दोस्तों, सॉरी आंसर नंबर बी, ठीक है, आंसर नंबर बी यानी टाइफाइड। जब हम गंदे पानी का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टाइफाइड होने की बहुत ही संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से आपका ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। CO2, CO, N2O, CH4 है दोस्तों। इन चारों में से आपका कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर लेकिन हम बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आपका CO2 जो है, आपका CO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है और आपके सभी चीज़ें ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि आपके कौन कौन से गैसें आपके ग्रीन हाउस के अंतर्गत आती हैं, तो आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन, जल वाष्प, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। इन चारों में से आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है। अगर देखिए बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी आपका सरसों। जो सरसों आपका है वह आपका द्विबीजीय पत्री पौधा है। कौन कौन से हैं आपका सरसों, चना, दाल, सोयाबीन। ओके दोस्तों, ऐसे ही बहुत से पौधे हैं जो आपके द्विबीजीय पत्री पौधे में आते हैं। नेक्स्ट आपका है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। जो आपके पौधे होते हैं, पौधे के अंदर जो जल जाता है वह किसकी वजह से जाता है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, वह आपका है जाइलम। जाइलम यानी जल, ठीक है, जल और जाइलम आपको दोनों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक ऐसा है, ठीक है, जाइलम, इसी के द्वारा आपके पौधों के अंदर पानी पहुंचता है। नेक्स्ट आपका है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि हम लोग भूकंप जब आता है उसकी स्पीड को, उसके चाल को नापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी इन दोनों की वजह से, इन दोनों यंत्रों की वजह से हम लोग भूकंप की तीव्रता को नाप सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों से विस्तार है। यानी वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे दो गैसों का नाम बताना है कि जिसको ऐड करने से आपका 99% गैस बन जाए। ओके दोस्तों, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सबसे अधिक गैस किस में होता है। सबसे अधिक गैस यानी हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है, आपको पता होगा नाइट्रोजन। ओके दोस्तों, सबसे अधिक गैस कौन सा आपका है, नाइट्रोजन है। तो अगर हम लोग, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो आपका 99% गैस बनकर आ जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि जो आपका नाइट्रोजन है वह आपका कितना % है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो वह आपका 78.3। ओके दोस्तों, आपका 78.3% क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 20.99%। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 99% गैस बन जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका है,
पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? यानी अगर हम बच्चों को जब कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? उसका मूल उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, ये आपको इसमें बताना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन से टेस्ट करने का टाइम मिल जाए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सबसे अधिक ये आपका क्वेश्चन दोस्तों ठीक है तो पेडागोजी से है। आपसे 4 से 5 क्वेश्चन से पेडागोजी के बन जाते हैं। आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो या फिर आपका ईवीएस हो, हर पेपर में आपको 4 से 5 नंबर के पेडागोजी आ ही जाते हैं। जब हम लोग बच्चों को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावनाओं को बढ़ाना। अगर ठीक है बात करें हम लोग टीम भावनाओं का, तो टीम भावनाएं आपके खेल से हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके टीम भावनाएं होती हैं वह आपके खेल के अंतर्गत आती हैं, वह आपका ईवीएस के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें और नेक्स्ट आपका है ए, छात्रों की ऊर्जा का विकास करना। जब हम लोग बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपका छात्रों के ऊर्जा का विकास से कोई भी संबंध नहीं है। सामाजिकरण को बढ़ावा देना, इससे समाज से कोई मतलब नहीं होता, आपका हो जाएगा अनुभव। जब हम लोग बच्चों को बाहर नई नई चीज़ें कुछ दिखाते हैं, समझाते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अनुभव का विकास होता है। नेक्स्ट आपका है कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? ओके दोस्तों, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? सबसे अधिक जल होना चाहिए उसमें, या फिर पौधों को प्रकाश प्राप्त नहीं मिलता है, या फिर मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक हो जाती है, मिट्टी कठोर होती है। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा? अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कौन सी नदी कश्मीर घाट से बहती है? कौन सी नदी आपकी कश्मीर घाट से बहती है? दोस्तों ये दो क्वेश्चंस आपका बहुत ही आसान है, आपको बताना है कौन सी नदी आपका कश्मीर घाट से बहती है। अब यहाँ देखिए हम बात करते हैं आंसर की, तो आपको हो जाएगा झेलम। झेलम जो आपका है वह आपका कश्मीर घाट से बहता है, यानी आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपका झेलम नदी है वह आपका सिंधु नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका है चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इसका 3 ऑप्शन आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर देखिए हम यहाँ पर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी यानी चुनकर चरना। जब जो आपके पशु हैं जब वो लोग खेती में जाते हैं और जब चुनकर चरते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कई बदलाव देखने को आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी जो आपके बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं उसको हम लोग अस्थियां बोलते हैं। यानी सबसे अधिक आवश्यक हमारे अस्थियों के लिए क्या है? कौन सी विटामिन हमारे बॉडी के लिए, कौन सी विटामिन हमारे अस्थियों के लिए सबसे अधिक लाभदायक है? तो आपको हो जाएगा कैल्शियम एवं विटामिन डी। ओके तो कैल्शियम और विटामिन डी, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है आपका, या फिर आपका माउंट एवरेस्ट है, या फिर आपका कंचनजंगा है, या फिर धौलागिरी है। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा? अगर ठीक है बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा माउंट K2।
यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी ऊंचाई की बात करें तो आपका हो जाएगा 8,611। ओके दोस्तों, इसकी ऊंचाई आपको 8,611 मिल जाएगी, 611 मीटर। नेक्स्ट आपका है पारिस्थितिकीय मंडल वह पर्यावरण है जिसमें जल, वायु एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं। जो हमारा ये पूरा पारिस्थितिकीय तंत्र है, इसमें जल, वायु, मिट्टी, मनुष्य, जीव जंतु सभी लोग निवास करते हैं अतः पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है कि यह कथन किसका है। अगर ठीक है वस्तु बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, दास मैन। ये आपका क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत का नाम क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। समताप, आयन, ओजोन या फिर क्षोभ मंडल। तो दोस्तों इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा, आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी आपका हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। जो आपका क्षोभ मंडल है वह आपका सबसे नीचे है, यानी आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है। अगर जिस भी इंसान के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसके अंदर रतौंधी रोग हो जाता है, यानी उसे रात में दिखना, यानी उसे रात में थोड़ा सा धुंधलापन दिखना स्टार्ट हो जाता है। आपको जाएगा आंसर नंबर, सॉरी दोस्तों आपको जाएगा स्कर्वी, आपको जाएगा स्कर्वी, यानी आपका आंसर नंबर ए, आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी। ये तो आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी, आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आपको हो जाएगा किरण बेदी। अगर बात करें कि ये कहाँ की थी तो ये आपकी थी अमृतसर पंजाब की। ओके दोस्तों, ये अमृतसर पंजाब की थी। इन्होंने 1972 में, इनका 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस चुनी गई थी। कब, 1972 में। आपको इनका स्थान और इनका डेट याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका है एक सींग वाले गेड़े, एक सींग वाले गेड़े का जीव अभयारण्य कहाँ पर है। एक सींग वाले गेड़े का वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है। मानस, गिर जंगल, काजीरंगा या फिर कान्हा किसली। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। अगर ठीक है बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी काजीरंगा। काजीरंगा में आपका एक सींग वाला गेड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नीय चट्टान का एग्जाम्पल है। बताइए बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर या फिर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। बताइए इन चारों में से आपका अग्नीय चट्टान का उदाहरण कौन सा होगा। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में आपका ओजोन परत पाया जाता है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। ओके दोस्तों आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक विस्तृत शैलें कौन सी हैं। आप बताना है कि जो आपकी पृथ्वी है उसके धरातल के नीचे सबसे अधिक शैलें कौन सी हैं।
कायांतरिक, अवसादी, अग्नि या फिर ज्वालामुखी। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। इन चारों में से आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी अवसादी। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी अवसादी। नेक्स्ट आपका है भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 बार आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस यहाँ पर 2 बार रिपीट किया गया है। हमने इस क्वेश्चन का जवाब आगे बताया है, आपको बताया कि भूकंप की तीव्रता को नापने वाला यंत्र कौन सा है, हमने अभी आगे आपको बताया है। इसका हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। 21 मार्च, 30 सितंबर, 21 जून या फिर 22 दिसंबर को। बताइए इन चारों में से आपका कौन सा होगा। आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी यानी 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी समुद्री जलधारा है। निम्नलिखित में से आपका ठंडी समुद्री जलधारा कौन सा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आंसर की, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर ए फाकलैंड धारा। ओके दोस्तों, यानी आपको हो जाएगा फाकलैंड धारा, आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहू। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 5 से 6 बार एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से इसको आप लोग याद कर लीजिए। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, असम, ठीक है, यानी असम, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। इन चारों में से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें आंसर की, तो आपको हो जाएगा असम, यानी असम। यह आपका बिहू यानी असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आपका है खाद्य श्रृंखला। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन के निकलते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। जो आपका खाद्य श्रृंखला बनता है, हम लोग उसके जो समूह होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपका हो जाएगा खाद्य जाल। ओके दोस्तों, ये आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल, ये दोनों कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पलट के पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।